अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा, आज का जो टॉपिक है ये एक्सक्रीटरी या यूरिनरी सिस्टम की एक्सटेंशन है। कुछ पॉइंट्स जो रह गए थे आज हम वो डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने देखा था कि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं ऑलमोस्ट उन सब के अंदर यूरिनरी सिस्टम कॉमन है। अ पेयर ऑफ किडनीज फाउंड जिनके साथ आर्टरीज और वेन्स अटैच हैं। इसके अलावा नेफ्रॉन्स से मिलकर बनी है हर किडनी। नेफ्रॉन आप कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है। जैसे ही यूरिन की प्रोडक्शन होगी तो यूरिन ने लीव करना है स्पेशल किस्म की ट्यूब्यूल्स के थ्रू विच आर नॉन एज यूरेटर, एंड यूरेटर विल पास अ यूरिन इनटू अ सैक नॉन एज यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर से एक ओपनिंग होगी यूरिथ्रा जिसके थ्रू जो है यूरिन ने पास आउट कर जाना। किडनी का जो स्ट्रक्चर है उसकी जो इंटरनल यहाँ पे मिडल कैविटी है दैट इज़ नोन एज रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस ने यूरिन को आगे पास करना है यूरेटर में। यूरेटर में जैसे ही यूरिन आएगा वो यहाँ से होता हुआ चले जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में। इसके अलावा जो यहाँ पे किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स जितनी भी फिल्ट्रेशन कर रहे हैं ब्लड की, वो ब्लड का कैसे आ रहा है किडनी में। मैंने आपको बताया था कि 20% वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज़ रिसीव्ड बाय किडनी ड्यूरिंग ईच कार्डियक बीट। जब दिल हमारा धड़कता है तो उसकी एक बीट या एक धड़कन के दौरान जितना ब्लड पूरी बॉडी को मिलता है उसका 20% जो है किडनी रिसीव करती है। वो रिसीव कैसे कर रही है, आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी जो एब्डोमिनल एओर्टा है व्हेन इट डिवाइड्स इट गिव्स रीनल आर्टरी। ये एब्डोमिनल एओर्टा है, ये डिवाइड करेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डिवाइड कर रही है और जो आर्टरी बना रही है दोनों किडनीज़ को आर्टरी के थ्रू ब्लड की सप्लाई हो रही है। ठीक है, तो ये आर्टरी कहलाती हैं रीनल आर्टरी। ये लेफ़्ट साइड की किडनी है तो इसकी आर्टरी लेफ़्ट रीनल आर्टरी कहलाएगी, और इस साइड की जो किडनी है वो राइट है तो इसे जो सप्लाई की जा रही है वो राइट रीनल आर्टरी के थ्रू, इसके थ्रू ब्लड की सप्लाई हो रही है। इसी तरीके से जब फिल्ट्रेशन मुकम्मल हो जाती है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसने अब किडनी को लीव करना है, तो वो ब्लड लीव कैसे करेगा, यहाँ से इसी एरिया से एक वेन निकलेगी जो कि कहलाएगी रीनल वेन, और वो जाके इन्फीरियर वेना केवा के अंदर ब्लड को दे देगी। ये दोनों जो हैं ये क्या है, वेन्स एंड आर्टरीज। ये इन्फीरियर वेना केवा है जो कि निचली तरफ हमारे बॉडी के जितने निचली तरफ पार्ट्स हैं उनसे ब्लड को लेती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। और इसी तरीके से जो एओर्टा है ये एब्डोमिनल एओर्टा है, ये एब्डोमिनल पार्ट्स को ब्लड की सप्लाई करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि पूरा हमारा यूरिनरी सिस्टम है जो कि मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स पर मुश्तमिल है। आपको इन सब की लेबलिंग और इन सब के नाम याद होने चाहिए। अब मज़ीद जो है हमारी किडनी का क्या स्ट्रक्चर है, किडनी के डिफरेंट पोर्शंस क्या हैं, और देन डिटेल में जो हम लोगों ने स्टडी करना है वो है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। वो हम अभी देख लेते हैं। एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि हमारी जो किडनी है, किडनी का जो आउटर पोर्शन होता है उसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स और इनर पोर्शन को हम लोग कहते हैं मेड्यूला। इसी तरीके से नेफ्रॉन्स जो हैं, नेफ्रॉन्स की भी कैटेगरीज़ हैं और उनकी कैटेगरीज़ के हवाले से उनका फंक्शन भी थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, नेफ्रॉन की अगर डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में कि व्हाट इज़ मेंट बाय नेफ्रॉन, तो आप लोग कहेंगे कि नेफ्रॉन इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। व्हाट इज़ मेंट बाय नेफ्रॉन, इट इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। और इसका फंक्शन नेफ्रॉन के क्या है, बेसिकली ब्लड की फिल्ट्रेशन करना एंड यूरिन की प्रोडक्शन करना। अब यहाँ पे हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और उसकी लेबलिंग करेंगे और साथ ही साथ हम देखेंगे कि हर पार्ट जो है वो किस चीज़ में फ़ंक्शन प्ले कर रहा है। अगर हम पहले देख लेते हैं कि किडनी का अगर ये स्ट्रक्चर है तो ये वाला जो एरिया है आउटर एरिया दैट इज़ नोन एज कॉर्टेक्स, एंड इनर एरिया दिस एरिया इज़ नोन एज मेडुला। इसी लिहाज से जो नेफ्रॉन्स हैं उनकी पोजीशन की बेस पे उनका नाम दिया गया है। कॉर्टेक्स रीजन में या कॉर्टिकल रीजन में जो नेफ्रॉन्स पाए जाएंगे दैट आर नोन एज कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। इन द सिमिलर वे द नेफ्रॉन्स विच आर फाउंड इन द मेडुला साइड यानी कि इंटरनल साइड पे जो पाए जाएंगे दोज आर नोन एज
मेडुलरी नेफ्रॉन्स। लेकिन कुछ नेफ्रॉन्स ऐसे होते हैं कि जो कि आधे इस एरिया में आ रहे हैं और आधे इस एरिया में आ रहे हैं, इस तरीके से आप कह लें कि मिड में आ रहे हैं, इस पोर्शन में आ रहे हैं। अब ये पोर्शन ऐसा है जो कि आधा कॉर्टिकल साइड पे है और आधा जो है मेडुलरी साइड पे। तो यहाँ पे जितने भी नेफ्रॉन्स पाए जाएंगे वो कहलाएंगे जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। दोबारा से देखिए, नेफ्रॉन्स की अकॉर्डिंग टू द पोजीशन या अकॉर्डिंग टू द साइट इन द किडनी, इनकी 3 टाइप्स हैं। दोज नेफ्रॉन्स विच आर प्रेजेंट ऑन द आउटर बॉर्डर ऑफ द किडनी are known as cortical nephrons, while those which are present on the inside of the kidney या inside border of the kidney, those are known as medullary nephrons। जबकि कुछ जो हैं they are present at the border of या in between cortical and medullary region, तो वो कहलाएंगे जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। और इन नेफ्रॉन्स की इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा, ये कंसनट्रेटेड यूरिन की प्रोडक्शन करते हैं। जब हम यूरिन की प्रोडक्शन पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल देखेंगे कि किस तरीके से मुख्तलिफ नेफ्रॉन्स जो हैं वो उसकी डाइल्यूशन और उसकी कंसंट्रेशन में रोल प्ले कर रहे हैं यूरिन की। अभी हम जो है बेसिक जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है वो स्टडी करेंगे। ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक किडनी के अंदर अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, यानी 10 लाख। अब नेफ्रॉन का अगर हम स्ट्रक्चर पढ़ें तो जैसे हम लोगों ने देखा था कि किडनी के अंदर एक आर्टरी आ रही है और ब्लड लेकर किडनी से एक वेन जा रही है, यानी कि एक रीनल आर्टरी है और एक रीनल वेन है। यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि इन्होंने ब्लड को कहाँ लेके जाना है, नेफ्रॉन्स में। हर नेफ्रॉन को ये जो है ब्लड सप्लाई कर रही हैं, आगे कैपिलरीज में डिवाइड होंगी और हर नेफ्रॉन को ब्लड सप्लाई करेंगी और वहाँ से ब्लड लेके निकलेंगी ये आर्टरीज और वेन्स। इस तरीके से अगर हम समझें कि ये आर्टरी एंटर हो रही है रीनल आर्टरी से, रीनल आर्टरी डिवाइड करेगी किडनी में जाके और आगे से आर्ट्रियोल्स बनाएगी और हर आर्ट्रियोल जो है वो हर नेफ्रॉन के अंदर जाएगा। ये आर्ट्रियोल है जो जब आर्टरी एंटर होगी जिस पॉइंट से नेफ्रॉन के अंदर, उस पोर्शन को या उस आर्ट्रियोल को हम कहेंगे एफिरेंट आर्ट्रियोल। आर्ट्रियोल क्या चीज़ है, जब आर्टरी की मज़ीद आगे से छोटी सब यूनिट्स बनती हैं उन्हें हम आर्ट्रियोल कहते हैं, ठीक है। वो आर्ट्रियोल आगे मज़ीद जाके कैपिलरीज बनाती हैं। तो ये रीनल आर्टरी एंटर हुई और इससे जो आर्ट्रियोल बनेगा वो क्या कहलाएगा, एफरेंट आर्ट्रियोल। इन्होंने आगे जाके कैपिलरीज बना देनी है और इसके बाद कैपिलरी से दोबारा एक आर्ट्रियोल निकलेगा इस तरीके से। अब ये जो आर्ट्रियोल निकल रही है ये किडनी को या सॉरी नेफ्रॉन को लीव कर रही है, तो इसे हम कहेंगे इफरेंट। ई से आप लोग याद रखें एग्जिट। ये एग्जिट कर रही है नेफ्रॉन को तो इफरेंट आर्ट्रियोल कहलाएगा। और जो एंटर हो रहा है किडनी उसके नेफ्रॉन के अंदर उसे हम एफरेंट आर्ट्रियोल कहेंगे। बेसिकली नेफ्रॉन जो है ये एक कप लाइक स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल होता है, इस तरीके से एक कैप्सूल सा होता है, ठीक है। ये इस कैप्सूल के अंदर ये आर्टरी एंटर हो रही हैं और मज़ीद अंदर जाके कैपिलरीज का क्लस्टर बना रही हैं और फिर वहीं से ये लीव कर रही हैं इस आर्ट्रियोल के ज़रिए। ये आर्ट्रियोल जो बोमेंस कैप्सूल या नेफ्रॉन के अंदर एंटर हो रहा है दैट इज़ नोन एज एफरेंट आर्ट्रियोल, और जब ये लीव करेगा इसे तो ये कहलाएगा इफरेंट आर्ट्रियोल। और अंदर जाके ये जो एक बॉल ऑफ कैपिलरीज बना रही हैं, क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज बना रही हैं, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस इज़ अ बॉल और क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज इनसाइड द बोमेंस कैप्सूल। ये जो कैप्सूल है सी शेप या कप लाइक ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम कह रहे हैं बोमेंस कैप्सूल। बोमेन साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया। बेसिकली जो यूरिन की प्रोडक्शन होनी है ना, जो फ्लूइड हमारी बॉडी से जितना भी वेस्ट आ रहा है वो इस ट्यूब में आता है, ठीक है, इस ट्यूब में होता है।
और इस ट्यूब ने आगे से जाके मज़ीद आगे इसने डिवाइड करना है। ये आगे जाके बहुत ज़्यादा कॉन्वोलेटेड सी ट्यूब्यूल बना देगा। यहाँ तक इसकी कॉन्वोलेशन होगी और इसके बाद इसने नीचे जाके थोड़ा एक्सटेंड करना है और यू शेप एक लूप बना देना है। नीचे जाके इसका स्ट्रेट यू शेप लूप बनेगा, जबकि ऊपर अगर आप देखें तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे भी कॉन्वोलेटेड है। नीचे एक्सटेंड होने के बाद जब ये दोबारा ऊपर जाएगा तो ऊपर जाने के बाद ये दोबारा अपनी कॉन्वोलेशन यहाँ पे स्टार्ट कर देगा। और उसके बाद जाके फिर एक स्ट्रेट ट्यूब्यूल देगा, जिसके अंदर जितना भी यूरिन बना होगा वो सारे का सारा कलेक्ट हो जाएगा। ये अगर आप लोग गौर करें तो ये जो जितना भी स्ट्रक्चर मैंने बनाया है ये क्या है, ये बोमेंस कैप्सूल की एक्सटेंशन है जिसके अंदर यूरिन की फॉर्मेशन हो रही है। ये बोमेंस कैप्सूल जो है ट्यूब्यूल, ये आगे से एक्सटेंड होगी, बहुत ज़्यादा कॉन्वोलेट करेगी और उसके बाद नीचे चली जाएगी और स्ट्रेट एक ट्यूब्यूल बनाएगी। ऊपर आने के बाद दोबारा से कॉन्वोलेट करेगी और फिर नीचे जाके एक स्ट्रेट ट्यूब्यूल बना देगी जिसके अंदर सारे का सारा यूरिन कलेक्ट किया जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ट्यूब्यूल के दो रीजन्स बन रहे हैं। एक ये रीजन है जो पहले आता है और एक ये रीजन है जो कि बाद में आ रहा है। मतलब ये पहले वाला रीजन है और ये बाद वाला रीजन है। ये वाला जो रीजन है ये चूँकि नेफ्रॉन के नज़दीक है या पहले आ जाता है, इसे हम कहेंगे प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल मीन्स नियर या करीब। और बाद में जाके ये वाली जो ट्यूब्यूल बन रही है इसको हम कहेंगे डिस्टल ट्यूब्यूल, क्योंकि ये थोड़ी सी दूर है, फार है। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल जैसे ही नीचे को मूव करेगी और स्ट्रेट हो जाएगी, इसके अंदर से यूरिन की जो डायरेक्शन है, फ्लूइड आप कह लें, उसकी डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड है। इस वाले ट्यूब्यूल को हम कहेंगे या इस वाले लिम्ब को हम कहेंगे डिसेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग का मतलब होता है नीचे जाने वाली। उसके बाद यहाँ से डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो जाएगी, अपवर्ड। तो इस वाले लूप को या इस वाले लिम्ब को हम कहेंगे असेंडिंग लिम्ब। ये दोनों जो लिम्ब्स हैं ये कलेक्टिवली इन्हें नाम दिया गया है लूप ऑफ हेनले। ठीक है, इस पूरे लूप का नाम है लूप ऑफ हेनले, ये भी साइंटिस्ट के नाम पे है, लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के दो पार्ट्स हैं। वो वाली ट्यूब्यूल जिसमें फ्लूइड की डायरेक्शन डाउनवर्ड है दैट इज़ नोन एज डिसेंडिंग लूप, while that portion in which the direction of fluid is upwards it is known as ascending limb। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, अब ये तो बात होगी ट्यूब्यूल की। अब ट्यूब्यूल जो है, ब्लड की फिल्ट्रेशन और यूरिन की फॉर्मेशन कैसे होगी जब सिंपली अगर इसी के अंदर से फ्लूइड पास करते हुए चला जाए? वो तभी हो सकता है कि जब ब्लड और इस फ्लूइड के दरमियान में एक्सचेंज हो। तो जब यहाँ पे कैपिलरीज अटैच ही नहीं हैं तो कैसे होगी इनके दरमियान में एक्सचेंज या ट्रांसफ़र? तो ये जो यहाँ पे कैपिलरीज हैं, ये जो आ रही है इफ्रेंट आर्ट्रियोल जो एग्जिट कर रही है यहाँ से, कुछ तो फिल्ट्रेशन बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस के दरमियान में हो जाती है और सबसे ज़्यादा जो फिल्ट्रेशन है वो यहीं पे होती है क्योंकि कैपिलरीज की सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन यहाँ पे है। लेकिन ये जो निकल रही है इसने अब इस पूरी लूप के अराउंड अपने आप को रैप करना है इस तरीके से कि लूप के हर पोर्शन में फ्लूइड और ब्लड के दरमियान में एक्सचेंज ईजिली हो सके। कुछ सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जो कि हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो ब्लड में से वो इस फ्लूइड में से निकल के वापस ब्लड में शामिल हो जाएंगे। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इस फ्लूइड के अंदर चाहिए होती हैं जो ब्लड को नहीं चाहिए होती, तो ब्लड ने इसमें एंटर करनी है। तो लाजमी है कि ये कैपिलरीज जो हैं इसके अराउंड रैप की गई हूँ। अब ये जो है यहाँ से आर्ट्रियोल ये जाएगा और ये पूरे लूप को जो है सराउंड करेगा।
ठीक है, इस तरीके से। इसके अलावा यहाँ से मज़ीद जो है कैपिलरीज डिवाइड करेंगी। और ये पूरे प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल को, पूरे डिस्टल ट्यूब्यूल को इस तरीके से उन्होंने रैप कर देना है। जब ब्लड कैपिलरीज सारी की सारी फाइनल यहाँ पर आ जाएंगी, तो ये जो ब्रांच है, ये चूँकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो था जितना भी वो सप्लाई कर दिया गया नेफ्रॉन को, अब यहाँ से जब ब्लड लीव करेगा कैपिलरीज में से लीव करते हुए, इस ब्लड के अंदर अब कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, क्योंकि ब्लड के अंदर जितनी चीज़ें थी, जितने न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन थी, सारी की सारी मिल गई है यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये वाला जो ब्लड होगा ये क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड, और ये जाएगा आगे टुवर्ड्स रीनल वेन। तो ये जो पार्ट बन रहा है ये बेसिकली रीनल वेन का पार्ट बन रहा है। ये जो सारी कैपिलरीज हैं जो कि क्लस्टर के फॉर्म में पूरे प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल और डिस्टल ट्यूब्यूल के ऊपर मौजूद हैं, इन्हें हम क्या कह रहे हैं, इन्हें हम कहेंगे पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। इन कैपिलरीज का नाम होगा पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज, जो सराउंड कर रही हैं हमारे पूरे लूप को, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल को भी और डिस्टल ट्यूब्यूल को भी। ठीक है, एक दफ़ा दोबारा आपको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखें तो आवर नेफ्रॉन इज़ कंपोज्ड ऑफ अ कप लाइक शेप विच इज़ नोन एज बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, बोमेंस कैप्सूल जो है उसके अंदर कैपिलरीज जो हैं वो क्लस्टर या बॉल की फॉर्म में मौजूद होती हैं। वो तमाम कैपिलरीज जो कि रीनल आर्टरी जब डिवाइड करेगी, रीनल आर्टरी से एफरेंट आर्ट्रियोल बनेगा, और एफरेंट आर्ट्रियोल ने डिवाइड करके कैपिलरीज बना देनी है जिन्होंने बोमेंस कैप्सूल के अंदर होना है, और बोमेंस कैप्सूल और उन कैपिलरीज के दरमियान में एक्सचेंज होता है। उसके बाद इन्होंने जब लीव करना है तो इस आर्ट्रियोल को हम कहेंगे ईफ्रंट आर्ट्रियोल। ईफ्रंट आर्ट्रियोल ने आगे जाके इसने कैपिलरीज में डिवाइड हो जाना है। अगर आप देखें तो यहाँ पे बेशुमार कैपिलरीज इससे बन रही हैं जो कि पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज कहलाएंगी, जो कि इस ट्यूब्यूल के अगले पार्ट्स को रैप करेंगी और उनके और फ्लूइड के दरमियान में एक्सचेंज होगा। ये जो आर्ट्रियोल है जब ये ब्लड सप्लाई कर देगी पूरे नेफ्रॉन को, तो इसके बाद इसमें जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो वापस जाएगा टुवर्ड्स रीनल वेन। अब अगर हम बोमेंस कैप्सूल की बात करें तो बोमेंस कैप्सूल इज़ divided into a tubule. The first convoluted portion of tubule is near to the Bowman's capsule, that is why it is known as proximal tubule. ये जो tubule आ रही है ये कहलाएगी proximal tubule. Proximal tubule ने extend करना है towards down, ठीक है, निचली तरफ, जिसमें से fluid की direction downwards होगी, और ये एक loop बन जाएगा U shape। loop का वो पार्ट, वो लिम्ब, वो हिस्सा जहाँ पे डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है, दैट इज़ नोन एज डिसेंडिंग लूप। और जब इस लूप ने ऊपर की तरफ मूव करना है और डायरेक्शन ऑफ द फ्लूइड इज़ अपवर्ड्स, तो इस लूप को हम कहेंगे असेंडिंग लिम्ब। इन दोनों लिम्ब्स को हम कलेक्टिवली, या इस पूरे लूप को हम क्या कहेंगे, लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले ने ऊपर जाना है और दोबारा से कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बनानी है। इस ट्यूब्यूल को हम डिस्टल ट्यूब्यूल कहेंगे, क्योंकि ये थोड़ी सी दूर है यहाँ से, तो इसलिए हम इसे डिस्टल ट्यूब्यूल कहेंगे। अब डिस्टल ट्यूब्यूल में जितना भी यूरिन बनना है वो सारा आ जाएगा और कलेक्ट कर लिया जाएगा एक स्ट्रेट डक्ट में। इस स्ट्रेट डक्ट को हम क्या कहेंगे, कलेक्टिंग डक्ट। सारे का सारा यूरिन जो है वो कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट कर लिया जाएगा। आई होप आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हर पार्ट का डिटेल में फंक्शन जो है हम नेक्स्ट में करेंगे।